हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2021 साल का जो पेपर है, और ये पेपर जो है वो 16 सितंबर 2021 को हुआ है। देखते हैं हम इनका सॉल्यूशन। बाकी वाली से बस स्टूडेंट्स प्रश्न, फिर आते ही लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय। आप में से बहुत से लोगों ने इसका सॉल्यूशन देख भी लिया होगा कई चैनल पर, तो वहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया होगा। मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करवाऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अंत जरूर देखिए। अगर आप जो है ये वीडियो पेपर की तैयारी के पर्पज़ से देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर तैयार कर रहे हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आया था, किसी ठोस द्वारा घेरे गया स्थान की माप कहलाती है। पहला ऑप्शन क्षेत्रफल, दूसरा है आयतन, तीसरा धारिता, चौथा है परिमाप। तो क्षेत्रफल जो होता है वो बल्कि ठोस नहीं, वैसे कर सकते हैं कि सिंपल कोई एक पृष्ठ होता है, कोई भी, जैसे आपके पास जो कॉपी है, कॉपी में पेज है जैसे, तो ये पेज जो होता है, या कह सकते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है, जो कि 2 डायमेंशन, यानी कि वो ठोस नहीं होता है। जैसे पेज है, पेज कोई जगह घेर रहा है, अगर पन्ना फाड़ के कहीं रख देते हो, ये फोर शीट वगैरह जो होती हैं आपकी, तो वो क्या करती हैं, बस एक एरिया घेरती हैं, एरिया ही घेरती ना, वॉल्यूम थोड़ा घेरती हैं। वो बोलते हैं इतने एरिया में, कोई भी चीज़ को बोल देते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज, बोलते हैं एरिया में है इतना, तो वो सब एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। वो 2 डायमेंशन। आयतन है, आयतन जो है ठोस का ही होता है, वो स्थान घेरता है, तो ये इसका सही ऑप्शन जो है वो आयतन है, दूसरा वाला। और धारिता जो होती है वो कोई लिक्विड को नापने की चीज़ होती है। परिमाप जो होता है किसी ज्यामितीय आकृति के चारों तरफ की भुजाओं का मान होता है, मतलब चारों तरफ की भुजाएं जोड़ दो आप, क्या होंगी, वो परिमाप। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, -1 और -2 के बीच कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो मैंने आपको बीच की परमेय संख्या निकालने वाला पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि 1 और -1 यानी कितनी भी कोई 2 डिफरेंट टाइप की जो परमेय संख्या होती है, उनके बीच में अनंत परमेय संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, a² - 2ab + b² बराबर होता है। ये तो सूत्र लगभग सभी को याद ही होंगे वाले, तो इसका तो पता ही होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। मतलब वो कह रहा है कि एक वर्ग है इस टाइप से, और उसके ये चारों भुजाओं की तरफ का मान कितना है, वो है 4 मीटर तरफ। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, या कह सकते हैं 4 इंटू ए भी बोल सकते हैं, 4 इंटू ए। ठीक, 4 गुणा भुजा हो गया, तो परिमाप जो 4 गुणा भुजा हो गया, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 4/4। ठीक है, भुजा का अगर मान निकालेंगे, जैसे यहाँ 4, परिमाप का मान 4 है, तो ये परिमाप का मान 1 हो गया, और ये भुजा, तो यहाँ भुजा निकालेंगे, क्या करेंगे, 4 से 4 डिवाइड कर देंगे, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 1। तो वही उससे क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, वो भी 1 ही होगा। इसलिए पहला वाला आंसर इसका सही है। दूसरा, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण होता क्या है, सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण को बोलते हैं जिसमें एक्स वाई जेड या जो भी आपको वेरिएबल दे रखा है, अल्फ़ाबेट ABCD, जैसे यहाँ MY P X, ठीक है, इस तरह से हैं। तो इनमें जो है x की वैल्यू या जो भी नंबर है, मतलब XYZ PQRS MLM, इनकी वैल्यू जो होती है, पावर जो होती है, घात, वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले विकल्प में देखते हैं m की घात 1 है, दूसरे वाले विकल्प में यहाँ पे y की घात भी 1 ही है, तीसरे विकल्प में देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पर भी p की घात 1 ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन हम जैसे चौथे विकल्प में आते हैं, यहाँ देखते हैं कि x नीचे है, तो यहाँ जैसे एलसीएम लेंगे, नीचे x आ जाएगा, और ये x² हो जाएगा, गुणा हो गया, कितना हो जाएगा, x²। और जैसे ही ये x² होगा, तो ये समीकरण या रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा x² + 1 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, स्क्वायर होते ही ये रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। तो इसका होगा चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, और
अब बढ़ते हैं अतिरिक्त प्रश्नों की तरफ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। जैसे हमने एक नंबर लाइन बना ली इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, बाकी इधर प्लस के अंक लिख देंगे, इधर माइनस के लिख देंगे, सभी -1 -2 में से। और यहाँ पे नीचे हमें कितना लेना है, -4/5 का बनाना है ना, -4/5 का। तो क्या करना, सभी के नीचे में बटे में 5 कर दो। तो -4/5 कहाँ पर आ रहा है, ए वाले पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। कहाँ आ रहा है, ए वाले पॉइंट पे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से चलना शुरू कर देंगे 0 से। 0 पे इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये -4/5 ये हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है स्तंभाकृति यानी हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख यानी बार डायग्राम तो में 2 अंतर बताइए। तो 2 अंतर इसमें बहुत सिंपल है, हो सकते हैं। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे तो इसमें चाहे तो आप जो है इसका बार डायग्राम और हिस्टोग्राम बनाकर एक मतलब लिख सकते हैं एक अंतर। और दूसरा अंतर आप इस तरह से बता सकते हैं कि जो हिस्टोग्राम होता है तब वर्ग अंतराल जो दिया होता है, और जो बार डायग्राम होता है उसमें जो होता है वो संख्याएं होती हैं, वर्ग अंतराल नहीं होता है, ठीक है। इसका डायग्राम जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे हो। ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, जो पैमाना वर्ग अंतराल 10 छोटे खाने, इधर पैमाना बारंबारता का, तो इस तरह से जो चिपका के बनाए जाते हैं वो होता है आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम, ठीक है। जैसे स्तंभाकृति जो भी अभी हिंदी में शब्द है, हिस्टोग्राम से क्लियर हो पाता है, ठीक है। हिंदी में तो बहुत क्लिष्ट शब्द लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका ये है आयत चित्र, ठीक है। ये चिपका के बनता है और इसमें वर्ग अंतराल होता है 0 से 10, 10 से 20 या 30 से 40, 10 से 10, ऐसे मतलब वर्ग अंतराल होता है। तो देखो बार ग्राफ आपका इस तरह से होता है जिसमें बीच में डिफरेंस जरूर होगा, एक एक ब्लॉक छोड़ के होता है। और इसमें क्या होता है, कोई पद को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, किसी का नाम लेकर या कोई संख्या पर्टिकुलर लेकर उसको उसके बारे में हम जो है ग्राफ खींचते हैं, और ये चिपका कर नहीं बनता है, ठीक है। एक एक बीच में ग्राफ में एंड थोड़ा सा अंतर रहता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है x² - x, x³ + x² + x का मासा ज्ञात कीजिए। तो अब हम अगर इसके मासा की बात करेंगे तो जो x² - x है इसका अगर हम करना चाहेंगे तो इसमें कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x - 1। ऐसे ही नीचे वाली जो है मतलब जो दूसरा वाला वो x³ + x² + x, इसमें से भी केवल x ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई भी कॉमन आपको नहीं मिल रहा है। तो दोनों में जो है x कॉमन आ रहा है, यानी कि यही जो होगा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्योंकि मासा में कंडीशन होती है कोई भी संख्या या कोई भी टर्म जो होती है वो दोनों में या तीनों में जिनका आप मासा ले रहे हैं, जितने पदों का, उनमें समान रूप से होना चाहिए। तो क्या होगी, मासा हो जाएगा वही। तो यहाँ x जो होगा इसका मासा हो जाएगा। और ये देखिए x - 1 का कोई फैक्टर और हो नहीं सकता, और x² + x + 1 इसका भी कोई और फैक्टर नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन को यहीं पर इतना करके और मासा जो होगा इसका x लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x³ × 4x³ और भाग है इसके बाद 6x² को सरल कीजिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ देना है 3x³ × 4x³ भाग है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा पेपर का ना फोटो क्लियर नहीं, इससे थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम ये है। फिर इसके आगे 6x² और y, इसको सरल करना है। तो मतलब क्या करना है, हमें पहले इन दो जो ब्रैकेट वाली टर्म है इनको पहले इनका गुणा कर लेना है। पॉइंट का मतलब है यहाँ पर आपको गुणा करना है, इसके बाद इनसे भाग कर देना है, बस यही करना है आपको। 3x³ और y³ इसको इससे गुणा करेंगे तो पहले अंकों की गुणा हो जाएगी, तीनों चार की गुणा हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 4 और x³ की x वाली टर्म की होगी और y टर्म की गुणा हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका मैंने उन लोगों के लिए बिल्कुल लिखवाया है, मतलब लिखा है, करके दिखाया है कि जिनको ऐसे गुणा करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप एक चीज़ पहले संख्याओं की गुणा करेंगे, फिर x y z की गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 4 = 12 हो जाएगा। और x³ और x, यहाँ पे x की एक घात रहेगी, ठीक है। तो ये घातें होती हैं गुणा में जुड़ती हैं, आधार वही रहता है। तो यहाँ हो जाएगा x की घात 4 और y की घात हो जाएगा 3 घात दोनों जुड़ेंगी, y की कितना हो जाएगा, y की घात 6।
ठीक है, बाहर भाग है 6x स्क्वायर बाई। अब क्या करेंगे, 12x की घात 4 और y की घात 6, इससे हम क्या करेंगे 6x स्क्वायर इसे भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 बचेगा और यहाँ x स्क्वायर से इस 2 से जो होगा 1 2 इसका कटेगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 ऊपर। x क्या बचेगा यहाँ पर, ऊपर बचेगा x की घात 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ जो हो जाएगा बाई की पावर कितना हो जाएगा 5। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर होएगा वो आएगा 2x स्क्वायर बाई की पावर 5। अगला 10वां क्वेश्चन है, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4.5 है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, घनाभ का क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में है। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल जो है 125 है। क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल के कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ आपको दे रखा है। इसका मतलब है कि ये लंबाई गुणा चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई की बात कर रहा है यहाँ पर। इस सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों की गुणा कर देनी है। क्या करनी है, ये क्षेत्रफल जो दे रखा है और ऊंचाई है इसकी बस गुणा कर देनी है। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल है 125 वर्ग मीटर। ठीक है, 25 वर्ग मीटर, और यही क्या लंबाई चौड़ाई होगी इसकी। घनाभ की ऊंचाई 4.5 दे रखी। घनाभ का जो आयतन है उसे क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही तो होता है। लंबाई चौड़ाई का मान कितना है 100 गुणा 125 पहले दे रखा है, 4.5 इससे गुणा कर देंगे। आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 562.5 घन मीटर या मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये कुछ लोगों ने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा गलत तरह से कराया है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि पहली वाली टर्म हमारी स्क्वायर के फॉर्म में बन रही नहीं बन रही। तो देखो ए एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब ये है कि हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है। तो ये जो पूरी टर्म है वो इस सूत्र के हिसाब से नहीं है, मतलब किसी भी सूत्र के हिसाब से नहीं है, ना प्लस वाले सूत्र में है ना माइनस वाले में। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो तो है, उसको देखते हैं तो ये स्क्वायर की तरह बन सकता है, हाँ बन जाएगा वो। ठीक है, लेकिन 4x जो है वो उसी के हिसाब से हम देखते हैं। तो ये वाली जो एक्स वाई जेड जिनमें केवल सिंगल एक्स वाई जेड या ए बी सी लिखा होता है, कोई सिंगल एक अचर पद होगा या सिंगल घात वाला, तो वो होता है आपका 2 किसका होता है 2ab वाली टर्म होती है। ये जो 5 है इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, वर्गमूल हो सकता है इसका, हो भी जाएगा तो कंप्लीट थोड़ा हो जाएगा। तो ये जो है बी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ बी स्क्वायर की टर्म नहीं है भाई, हमें क्या करनी है इसमें जोड़नी और घटानी है, तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे 4x को हम यहाँ से उठा लेंगे और ये 2ab वाली टर्म होती है। ठीक है, इसको उठा के रखेंगे यहाँ पर, तो b बराबर हमें मान निकालना, तो यहाँ जाएगा 4x बटे 2 गुणा x। क्या करते हैं फिर, ये जो a का मान होता है, यहाँ पर a का मान x है, तो a के मान का दुगना करके बटे में 4x, जैसे 2ab वाली टर्म में 4x वो तो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और जो नीचे 2 गुणा जो a का मान होता है वो, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 2, यानी b का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2, और बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक, अब यही 2 का स्क्वायर इसमें एक बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसके साथ में हम प्लस वाला जो जोड़ा है वो ले लेंगे। क्यों, क्योंकि सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ना कि माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए प्लस की टर्म ही इसके साथ में आ जाएगी, प्लस टर्म ले लेंगे। ठीक, तो ये इतना जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 की पावर 2, ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर जो 5 है वो माइनस 5 ऐसे, और 2 की अगर 2 जो 4 के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 4 9 हो जाएगा जुड़ के। ठीक, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2।
3 की घात 2 लिख देंगे। अब देखो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, दोनों किसके सूत्र बन गए? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस ई का। ठीक है, तो ये पूरा जो x माइनस 2 है इसको a मान लेंगे और 3 को मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही खोला x माइनस 2 a प्लस बी यानी कि 3 प्लस का हो जाएगा, ऐसे ही x माइनस 2 और माइनस बी यानी कि माइनस का 3। तो ये ऑल ओवर आपका आंसर जो आएगा वो आएगा x प्लस 1 और x माइनस 5। ये होगा आपका पूर्ण वर्ग विधि से प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन लगभग ऐसा है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ लगा होगा कुछ लोगों को। तो इसमें क्या होता है, देखो ज्योमेट्री में कोई भी चीज़, कोई भी ठोस या तो कोई भी होता है आकृति, उसको अगर जैसे आप कोई भी चीज़ को पिघला कर दूसरी चीज़ बना रहे होते हैं तो दोनों के आयतन जो होते हैं वो समान होते हैं। जैसे यहाँ पर शंकु को पिघलाकर हमने गोला बनाया है, तो गोले और शंकु का जो है, ठीक है, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया, तो इनके जो आयतन होंगे मतलब वॉल्यूम जो होगा वो इनका वो बराबर होगा दोनों का। ठीक है, तो वही हमने नीचे लिखा है कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो यहाँ पे एक लाइन आप और चाहें तो अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि शंकु को पिघलाकर बनाए जो गोला बनाया जाता है तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन जो है वो बराबर होगा। तो शंकु को गोले का आयतन बराबर है, दोनों तरफ दोनों के आयतन के सूत्र लगा देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/πr² h 1/3 πr² h होता है शंकु के आयतन का सूत्र, और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। ठीक है, πr³ होता है। तो अब यहाँ पर हम शंकु के आयतन में जो हमें मान दे रखा है, देखिए शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है r, वो कितना है 16, और शंकु की हाइट यानी कि ऊंचाई दे रखी है वो है 216। ठीक, वो हम लगा देंगे यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे कि पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस 1/3 का ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ऐसे इस पोजीशन में होते हैं जो ऊपर वाली में नीचे वाली में बराबर में, तो उन्हें काट सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप उसको उधर लेके जाएंगे तब भी मतलब दूसरी तरफ तब भी वो काट लोगे आप। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो काटने में, तो बस सीधे आप चाहें तो अपना जो सिंपल मेथड से जिसको मतलब कह सकते हैं कि उस दूसरों एक साइड वालों को दूसरी साइड ले जाके कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा 16 का स्क्वायर यानी कि 16 × 16 और 216 बचेगा। ठीक है, और इधर हमारे पास बचेगा 4r³। ठीक है, 4r की घात, ठीक है, 3। अब यहाँ r की घात 3 यानी कि हमें केवल त्रिज्या ही तो निकालनी है, इस गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसी को एक तरफ रख लेंगे, बाकी जो है 4 है, 4 जो है 16 × 16 बटे 216 के बटे में चला जाएगा। 4 से 16 को काट लेंगे, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि r³ जो है तो इसमें आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4 तो आपको मिला पहले से, 16 को भी 4 × 4 लिख दो, और 216 का जो कहते हैं वो हो जाएगा 6 × 6 × 6। तो यहाँ पर टोटल जो मिला के r की घात ये r³ r होगा, मतलब घनमूल लेना है इन सब का, तो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा देंगे ऊपर करनी, और 4 4 का देखिए एक पेयर बनेगा और एक 6 6 का बन जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 और 6 ये एक एक पेयर में से आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा, क्योंकि जब हमें घनमूल लेना होता है संख्याओं का 3 का पेयर बनता है, और जब वर्गमूल लेना होता है तो 2 का बनता है। तो r बराबर हो जाएगा 4 × 6 यानी कि 6 चौक 24, और त्रिज्या जो है इसकी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। गोले की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है, प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो क्वेश्चन यह है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ पेपर में, और ऊपर जो है सबसे पहले क्वेश्चन है इस तरह का, और हमने क्या किया है इस एक निशान, जैसे ये पाई है, पाई की तरह ये निशान बनाया है, इसमें एक प्रशिक्षु बना लिया। ठीक है, एक पाई बराबर एक प्रशिक्षु। तो क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, आप चित्र बनाते हैं। तो ये यातायात के साधन एक तरफ लिख लेते हैं और दूसरी तरफ ये पिक्टोग्राफ उनका मतलब उतना ही। तो एक है, जैसे पहले वाले में कितना है, पहले वाले में 8 है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 18 है, अगले में 10 है, नेक्स्ट लास्ट वाले में 15 है। तो इनका ऐसे उसी हिसाब से इनकी संख्या बना लेंगे। पहले में 8 बना लिए, दूसरे में 9 बना लिए, और इसमें 18 बना देंगे, और अगले में जो होगा 10 बना देंगे, और नेक्स्ट लास्ट में 15 बना देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और 2 नंबर का मानते हूँ कि ये पास करवाने के लिए दिया गया क्वेश्चन है, जैसे पेपर में इस तरह से मान सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है समीकरण 4x प्लस 1 अपॉन 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 को हल कीजिए और एवं उत्तर की जांच भी कीजिए। तो सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन बात आती है उत्तर की जांच वाली। तो उत्तर जांच कैसे की जाती है उसे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन हमारा था 4x प्लस 1 अपॉन 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की गुणा जो होगी वो 8x माइनस 4 से हो जाएगी और 4x प्लस 1 वो है ऐसे ही लिख जाएगा और इधर इससे इसकी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर 8 दूनी 16, 16x माइनस 4 दूनी 8। अभी हो जाएगा 4x माइनस का 16x बराबर माइनस का 8 और माइनस का 1, क्योंकि उधर से 1 जो जाएगा प्लस का वो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ ये है घटेंगे, 4 में से 16 घटेगा तो माइनस का 12 आ जाएगा, क्योंकि 16 बड़ा है माइनस का। तो यह माइनस 12x बराबर हो जाएगा माइनस का 8, 8 दोनों माइनस के हैं तो इसलिए जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 12x बराबर माइनस 9 और x बराबर हो जाएगा माइनस 9 बटे माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको भी काट लेंगे। 3 तियाँ 9 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कैंसिल आउट कर लेंगे तो 4/3 x का मान आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इतना तो सॉल्व कर लेगा, नॉर्मल सारी लोग सॉल्व कर लोगे यहाँ तक, लेकिन बात करते हैं उत्तर की जांच की। तो उत्तर की जांच में क्या करते हैं कि जो उत्तर आपको मिला है यानी x की वैल्यू जो मिली है वो दिए गए सवाल में सीधे रखनी होती है। ठीक है, 4x में जहाँ x है वहाँ पर x की जगह 3/4 रख देंगे। ठीक है, तो उत्तर की जांच ऐसे ही करते हैं। और करना क्या होता है कि इसमें LHS और RHS, ठीक है, मतलब जो दोनों साइडें होती हैं सवाल की वो बराबर आनी चाहिए, ये वाला मतलब आंसर रखने पर। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 3/4 रख दिया और इधर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका 3 + 1 ऊपर हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 + 1 और नीचे बचेगा 3 दूनी 6, तो 6 - 4 बचेगा नीचे। तो ये हो जाएगा 3 1 4, 4/2 कितना 4/2 बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो, मतलब 4 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 बराबर 2, यानी कि LHS और RHS जो है वो बराबर हो गया, यानी उत्तर हमारा सही है। इसे ही कहते हैं उत्तर की जांच करना। बस कुछ करना होता है, जो भी समीकरण में x या y जो भी आपने मान निकाला है बस दिए गए सवाल में फिर से उसको रख के, और इसमें क्या करना है, साइड वगैरह कोई चेंज नहीं करनी होती। जैसे साइड में नहीं चेंज करते हैं, साइड होती है सिर्फ बराबर लेकर आनी होती हैं, और यही होती है उत्तर की जाँच। क्वेश्चन नंबर 15 है एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं 6 और 10 हैं, उसका विकर्ण 8 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर चतुर्भुज की जो संलग्न भुजाएं, मतलब संलग्न मतलब होता है पास पास की, ठीक है, या बराबर वाली। तो ये संलग्न एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, ठीक है, संलग्न भुजा यही होती हैं। और इसमें समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर हो जाएगी। हमने क्या किया है, चित्र बना लिया, ABCD नाम रख दिया है। और इसमें विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर, जो आपको बीच में दिख रहा है 8 सेंटीमीटर का, ये विकर्ण है। बाकी ये संलग्न भुजाएं हैं 6 और 10, इसमें इसके सामने की जो 10 हो जाएगी और इसके सामने की 6 हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, जो विकर्ण है ये वाला 8 सेंटीमीटर का AC विकर्ण है, इसने इस चतुर्भुज को 2 बराबर त्रिभुजों में बांट दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये चीज़ बस अगर याद है आपको या पता है तो आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसमें से क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे ये वाला, यानी कि जो नीचे वाला एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम ले लेंगे और इससे क्या होगा कि ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज का मान हमें मिल जाएगा। एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का भी हमें पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे त्रिभुज ABC ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होगा, समांतर त्रिभुज में जो विकर्ण है AC वो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC 2 समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों जो है बनाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज ABC ले लेंगे, तो इसमें AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 10 सेंटीमीटर है और AC जो है जो कि विकर्ण था समांतर त्रिभुज, लेकिन इसकी एक भुजा हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर समकोण नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसमें अलग अलग 3 भुजाएं हैं और अलग अलग 3 भुजाओं निकालने के लिए एक का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, वो होता है कौन सा, पहले तो अर्धपरिमाप का होता है इसका, उसको जो तीनों भुजाएं दी होती हैं उनको ABC करके लिख लेते हैं। तो 6 10 8 है, इसको
ABC मान लेंगे, फिर S निकालते हैं। S होता है अर्धपरिमाप। इसमें आप तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं और S का जो सूत्र है वो ये है, ठीक है। S बराबर A + B + C अपॉन 2, ठीक है। तो S बराबर हो जाएगा 6 + 1 + 8 अपॉन 2। तो यहाँ आ जाएगा 24, 24/2, 12 दूनी 24 होता है। तो S का मान कितना आ जाएगा 12, अर्धपरिमाप आ जाएगा 12। फिर लगाएंगे त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा S, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है S × S - A, S - B और S - C। तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। S का मान कितना है 12, वो लगा देंगे हम 12, और S 12 - 6, ठीक है। यानी पहली भुजा 6 थी, दूसरी है 10, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये 10 है, वो गलती से हो सकता है एक बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 - 10 और ये हो जाएगा 12 - 8, ठीक है। और एक मतलब घटाने के बाद हमें मिलेगा 12, यहाँ मिलेगा 12 तो है ही, वो 6, फिर 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे कि यहाँ पे आवाज़ गुणनखंड कर लेंगे इनके सबके, ठीक। तो ये हो जाएगा जो 12 था वो 6 दूनी 12 हो जाएगा, एक 6 हमें पहले से मिला हुआ है, फिर 2 एक पहले से प्रेजेंट है, तो ठीक है। और यहाँ पे जो 4 है इसका भी 2 2 का फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 का एक पेयर बन जाएगा, 2 2, क्योंकि यहाँ वर्गमूल लेना है तो 6 का एक पेयर बनेगा, उसमें से 1 निकल जाएगा, 6 2 का बनेगा, उसमें से 2 निकल जाएगा, 1 2 और बनेगा, उसमें से 2 निकल जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, तो ADC का भी, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, जो कि 24 है। और ये जो पूरा जो चतुर्भुज है वो इन दो त्रिभुजों से मिला के ही तो बना है। तो एक का 24 है और दूसरे का भी 24 है, दोनों का क्या करेंगे, अब पूरे का हमें निकालना है, पूरे चतुर्भुज का, ठीक है। पूरे चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना है कि इनका दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 24 और 24 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे चतुर्भुज का जो होगा क्षेत्रफल आ जाएगा। इस सवाल में बस यही हमें करना था कि ये जो समांतर त्रिभुज है उसको दो समान जो है बराबर वाले त्रिभुजों में बांट के, फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और दूसरे का भी उसी के बराबर, दोनों का जोड़ के, और आंसर हमें निकालना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + 4y का होल क्यूब -x - 4y का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये जो सूत्र बना रहा है ये बना रहा है a + b का होल क्यूब, और ये बना रहा है a - b का होल क्यूब, ठीक है। वैसे a³ b³ करके भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम इसको पूरे को, इस टर्म को a मान लें, इसको b मान लें, तब ये a³ b³ का सूत्र बनेगा, a³ - b³ का। और अगर इसको a³ b³ ना माने, मतलब ab ना माने, तो ये अलग अलग a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब बना रहा है। तो देखो हमने क्या किया है, इस सॉल्यूशन जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसमें x को a मान लिया, 4y को b मान लिया। तो ये सूत्र बन जाएगा a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। देखो अब a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमको a मिलेगा सीधे, ठीक। सॉल्यूशन मैंने आपके सामने दिखा दिया, ठीक है। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने आप से। फिलहाल आप डायरेक्ट अगर चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो a + b का होल क्यूब माइनस a - b का होल क्यूब जो होता है वो सॉल्व होके आता है, मतलब वो आएगा 2b × 3a² + b², ठीक। और अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो ऐसे करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास, अगर टाइम की कमी है तो इसी सीधे यहाँ से स्किप करो। इस तरह से अगर कोई भी सवाल आता है इस तरह का, a + b का होल क्यूब -a - b का होल क्यूब, तो इसको डायरेक्ट आप 2b × 3a² + b² करके लिख सकते हो, ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस b ये वाली जो टर्म है हमारे पास जो मिला है, इसी में हम क्या करेंगे, a और b का मान रख देंगे। तो यहाँ b का मान रखेंगे 4y, ऐसे 3 × a का मान कितना था x, तो हो जाएगा x², क्योंकि a² है ना इस वजह से, तो b² यानी b का मान 4y, तो b² हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये जाएगा 8y और 3x, ये होगा 3x² माइनस का 16y², तो ये जाएगा 8y × 3x² + 16y²। और ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा आपका आंसर 24x² + 128y³। ये मैंने लास्ट कुछ जो सेट है 2018-19 के पेपर में भी ये आ चुका है, जो इस तरह का क्वेश्चन था, वहाँ पर बस ये था कि ये वाली अंक संख्या है, लेकिन होना वो भी था इसी पैटर्न से। क्वेश्चन नंबर 17 है x × y + z बराबर x × y + x × z को सत्यापित कीजिए, जहां x बराबर -2/7 है और y बराबर है यहाँ पर 9/2। वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा था उसमें काफ़ी,
फट गया था पिक्सल। और y बराबर z बराबर है 2/3। क्वेश्चन देखें तो ये है जो योग पर गुणा का वितरण नियम, ठीक है, उस पर है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर है ये नियम। तो ठीक है, यहाँ पे x की y से गुणा हो रही है और फिर प्लस करके z से भी गुणा हो रही थी, वही तो है यहाँ पे x गुणा y प्लस x गुणा z। तो ये वितरण का नियम है, इसको हमें बस सत्यापित करना है। सत्यापित मतलब प्रूव करके दिखाना है कि दोनों साइडें बराबर एक्चुअल में हैं या नहीं है। कब? जब ये x y z का मान रखोगे। तो यहाँ पे मान रखते हैं हम, ठीक है। मान रखने के बाद देखते हैं यहाँ पर कि देखो ये x का मान जो है x गुणा 9/2 प्लस 2/3, ठीक है। फिर बराबर में x और y की गुणा हो जाएगी प्लस y और z की गुणा हो जाएगी, ठीक। फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे जैसे अपने बाकी भिन्न को सॉल्व करते हैं, मतलब भिन्न ही तो है ये, भिन्न या परमेय संख्या कुछ भी कह सकते हो उसे। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर ऐसे ही, और यहाँ पर इस वाले टर्म में कोई कैंसिल होने वाला है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही गुणा करके लिख देंगे। और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और इस वाली टर्म में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो कैंसिल हो जाए। तो ये बचेगा आपका कुल मिलाकर, इस वाली टर्म से बचेगा 9/7 और इस वाली टर्म से आपका बचेगा माइनस का 4/21 आएगा। तो बाहर प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और इधर हो जाएगा माइनस का 9/7, ठीक है। क्योंकि ये 2 से 2 तो ये तो कैंसिल हो गया ना। तो ऐसी सेम बिल्कुल, मतलब जो इतना इधर बच रहा है वही उतना इधर बचेगा। वैसे तो ये प्रूफ यहीं पर हो गया कि बराबर आ रहे हैं, ठीक। लेकिन हम इसको और भी सॉल्व करके आगे करके दिखा दें, मतलब भिन्न का लासा लेके, तब भी आंसर जो होगा सेम आएगा, 31 माइनस 31/21 दोनों साइड आएगा। यानी कि हमारा जो नियम है वो सही है, बस यही हमें प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 18। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की विभिन्न शर्तों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैं आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ पहले ही। फिलहाल इसमें मैंने आपको 4 कुल कंडीशन बताई थी, जिनमें 3 कंडीशन जो होती हैं वो मेन होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस बारे में। सर्वांग समता में हमने आपसे बात करी थी, मतलब त्रिभुजों के संदर्भ में तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 जो शुरू की होती हैं मेन होती हैं, ठीक है, ऊपर वाली 3। और ये जो होती है एक अलग से ये भी होती है, वो होती है केवल सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसमें होता क्या प्रमुख शर्तों में, देखिए इसमें जैसे 2 त्रिभुज हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, 2 त्रिभुज हैं। तो दो त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुजों की तीनों अगर भुजाएं बराबर हैं तब भी वो सर्वांग सम हो जाएंगे। 2 भुजाएं और एक कोण बराबर है तब भी त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन ये होती है कि दो त्रिभुजों के 2 कोण और एक कोई भुजा आपस में बराबर है तब भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जो लास्ट वाली जो होती है वो केवल समकोण त्रिभुज में लगती है कि 2 समकोण त्रिभुज में एक समकोण वो तो बराबर होना ही है, कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है, ठीक है। कब? जब त्रिभुज समकोण होते हैं। लेकिन मेन जो है वो 3 यही हैं। बाकी चित्र की सहायता से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। वीडियो चाहे वहाँ उसमें देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा है, मेरा जो कोशिश थी वो कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसने पूरा देखा हो वीडियो और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब करना कैसे करके जिनको नहीं पता मैं बता दूं, नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, उसको बस आपको टच कर देना है और बस चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेंगी, हमारे आने आगे की जो वीडियो होंगी उनकी, ठीक। और थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।